सन और चंद्रमा एकमात्र ऐसे कारक हैं कुंडली में जो कि राजयोगों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हम राजयोग देखते हैं ना, डिफरेंट तरीके के राजयोग कुंडली में देखते हैं, लेकिन अगर सन और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को हम कंसीडर नहीं करें उन राजयोग में, यानी कि हमने राजयोग देख लिया और हमें पता ही नहीं सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या है, तो वो राजयोग फ्रूटफुल हो भी सकते हैं और समय आने पर नहीं भी हो सकते। और अगर हो रहे हैं तो हो सकता है व्यक्ति उसका लाभ ना उठा पाए। जैसे किसी किसी व्यक्ति में आपने देखा होगा कि स्कोप तो मिल रहा है उसको, लेकिन उस स्कोप का वो फायदा नहीं उठा पा रहा। तो वहां या तो चंद्रमा या फिर सन, सूर्य, इनमें प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। अब आपने हमारा पुराना सेशन ज्वाइन किया था पिछली बार का, अष्टवर्गा में। अष्टक वर्ग का, हाँ पिछली जो एक फर्स्ट पार्ट जो था। फर्स्ट पार्ट में नहीं सर। अच्छा, फिर तो आपको, क्योंकि इस पार्ट में हम उस टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं और उसका एक छोटा सा पार्ट छूट गया था, वो मैं बताने वाला। एक्चुअली ये छोटा सा सेशन मैंने इसलिए रखा है कि मैं बात कर सकूं कि उस पर टेस्टिंग की गई कि नहीं की गई, क्योंकि किसी भी नहीं। टेक्निक को जब हम हाँ। देखते हैं तो उस पर टेस्ट, उसको काम में लाना जरूरी है। हाँ, काम में लाने, टेस्टिंग करने से याद भी रहेगा और वो आपको प्रैक्टिस भी रहेगा, तो हम करेंगे। इस वीक में थोड़ा सा मेरा काम बहुत था, मैं बिजी था, कर नहीं पाया। मैं करेंगे उसको जरूर। ठीक है कोई बात नहीं। और किसी ने टेस्ट किया है? मैंने हाँ तो टेस्ट बताइए। किया है। हाँ लोग जी, आप बताइए। हम्म, लेकिन वो उसमें वो काम नहीं किया किया किस जगह पे काम नहीं किया? काम नहीं किया कि एक्चुअली वो मिजरेबल ईयर्स, और इसको चेक करने के लिए मैंने एक केस था जिसमें सैटर्न सेकंड हाउस में है हम्म। और मार्च सेवेंथ हाउस में है। हम्म। उसको टेस्ट किया तो उसके जो ईयर्स आ रहे हैं, मैं जो मेरा, या तो बहुत यंग है, उस पीरियड में नहीं हो सकता, या बहुत ओल्ड है। मतलब करंट जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं किया उसने, ठीक बिकॉज है। द नेटिव इज गोइंग थ्रू करेंटली प्रॉब्लम फॉर लास्ट 2 इयर्स, तो उसमें वो पीरियड नहीं आया। एक जो पीरियड आया वो आया 52 इयर्स, दूसरा आया 58 इयर्स, तीसरा आया 87 इयर्स, और एक आया 16 इयर्स। ठीक है, तो इसने इसमें आपने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन मैंने अभी उसमें एग्जैक्टली नहीं निकाला। मैंने मैंने ये स्ट्रेस सोचा इसको कि हो सकता है कि 16 इयर्स तो पीरियड चला गया है, नेटिव इज अराउंड 38 इयर्स ओल्ड, और 52 58 इयर्स जो, और मतलब हो सकता है कि बाद में और खराब आए पीरियड, दैट कैन हम्म। बी पॉसिबिलिटीज, वो है। 87 इयर्स जो आया है वो तो आई थिंक दैट इररिलेवेंट हो जाता है। रिलेवेंट है, लेकिन हमारे पास तो दशा भी 120 साल की है ना। हाँ, दशा भी है, इसलिए वो पीरियड तो आया है। तो आपने कितने चार्ट पे कुल टेस्ट किया उसको? इसको मैंने मैं टोटल अभी तक मैं अपने चार्ट पे टेस्ट किया, तो उसमें अपने चार्ट में तो मैं दिखाता है, ठीक है, एक पीरियड है, वो इट इज शोइंग समथिंग। हम्म। लेकिन जैसे एक अपने मेरे के अपने ही चार्ट में किया था तो एक 27 इयर्स था, तो उस पीरियड में एक ठीक है, इट वाज अ बैड पीरियड। दूसरा दिखाया 59 इयर्स में, वो तो सही नहीं है। 49 इयर्स में सही आता है, और 52 इयर्स, तो ये दोनों में 52 इयर्स में पॉजिटिव इवेंट, मिजरी नहीं आया। 52 इयर्स में तो पॉजिटिव इवेंट हुआ था मेरे साथ। ठीक है, हम्म। तो टोटली आपने टू चार्ट पे ही टेस्ट किया अभी तक? हाँ, 2 चार्ट में टेस्ट किया। अच्छा, उसके बाद आपका मन उब गया होगा कि अब आगे टेस्ट नहीं करते? नहीं नहीं, हुआ नहीं है मन, जस्ट मैं नहीं किया, टेस्ट नहीं किया? जस्ट टेस्ट नहीं किया। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे कि क्यों, अगर वो ईयर आ रहा है तो क्यों हमारे पास उसका रिजल्ट नहीं आया किसी पर्टिकुलर टाइम में। हम्म। विष्णुप्रिया जी से बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। सर मैंने तो ये क्योंकि बहुत शॉर्ट वो था, एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला बेस्ड था, तो मेरे लिए बहुत इजी था, मुझे ज्यादा, क्योंकि आई हैव कलेक्टेड सर्टेन चार्ट्स। मैंने कम से कम 5 या 6 चार्ट्स में किया। तो जैसे मैंने आपको पहले भी ऑफलाइन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो एज है, ज्यादातर केसेस में
जो एज दिखा रहा हूँ 59 या 78 या 86 इस तरह के रेंज में जा रहा है, बिकॉज उनके जो नंबर ऑफ जो अष्टक वर्ग पॉइंट्स है लेटर स्टेज वो ज्यादा है। मतलब अगर मैं जब सैटर्न से असेंडेंट की तरफ जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो मैंने कैलकुलेशन वही समझ में आ रहा है कि जब सैटर्न का प्लेसमेंट अगर लग्न से करीब है तो आपको 20-26 के एज में आ जाएगा, ठीक है। और उसमें भी अगर मेरे नंबर ऑफ अगर अष्टक वर्ग पॉइंट्स भी अगर एवरेज भी निकलते हैं तो भी वो 20 या 26 के एज में आ जाएगा। बट जहां मेरा नंबर ऑफ सैटर्न का प्लेसमेंट या फिर मार्स का प्लेसमेंट अपने लग्न से दूर होता जा रहा है या फिर बीचों बीच आ रहा है, और जहां पर अष्टक वर्ग पॉइंट लेटर स्टेज में हाई है, 28 से ज्यादा है या कहीं पे 30 से 32 है, तो ऑटोमेटिकली वो 56 से 78 एज में दिखाएगा। जो कि जिन जिन नेटिव्स का मैंने चेक किया था उनकी एज अभी किसी का 25 है, किसी का 35 है, किसी का 40 तक भी नहीं पहुंचा है, जो 4-5 केसेस आए हैं जो मैंने जिनका चेक किया था। और दूसरी बात, आउट ऑफ 5-6 2 केसेस में मुझे एक केस में एक्सीडेंट दिखा, दूसरे केस में डिजीज रिलेटेड था। बट ज्यादातर केस में जैसे मैंने देखा किसी को प्रमोशन मिला, किसी को क्या नाम है, somebody was blessed with a child, तो सब्सिक्वेंट ईयर्स है somebody was blessed with a child, तो वो डिजीज या मिसफॉर्च्यून नहीं दिखा मुझे। फिर तो मैंने आपने कोई प्रेजेंटेशन रेडी किया है उसका, नहीं, मैंने जहाँ हम उसको प्रेजेंटेशन डिस्कस कर सकें? ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए होता क्या है, मैं बताता हूँ कि कैलकुलेशन में डेट्स वगैरह या फिर टाइमिंग क्या आ रही है, उसकी तो जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो पर्टिकुलर चार्ट के जो पॉइंट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि कई बार क्या होता है, एक साइकोलॉजी हमें समझनी होगी कि हमारे पास जो चार्ट्स के कलेक्शन होते हैं ना, हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। ज्यादातर आदमी अपने नोन पर्सन से, दोस्तों से, इधर से उधर से कलेक्ट करता है। बहुत कम फैमिली पर्सन के ऐसे चार्ट होते हैं जिनमें एज का वेरिएशन। कई बार क्या होता है कि अगर एज 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक भी ऊपर नीचे है, अब सैटर्न कितना आगे जाएगा, उस स्थिति में 3 राशियां बदल लेगा, 4 राशियां बदल लेगा। और हमें पता है कि अष्टक वर्ग में एक राशि यानी कि एक हाउस से सारे प्लैनेट्स पॉइंट दिया करते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के अष्टक वर्ग में, फिर हम उसको जोड़ते हैं, पूरा कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं। तो अगर वो पॉइंट एक हाउस से, एक राशि से किसी हाउस में दे रहा है, तो वो जो पॉइंट एक हाउस में मिल रहा है वो उसके राशि परिवर्तन के बाद उसके अगले हाउस में चला जाता है। यानी कि जब हम कुछ हाउसेस के ग्रुप्स को कलेक्ट करके उसको ऐड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो पॉइंट्स हैं वो उसी में रह जाते हैं। अगर सैटर्न या कोई प्लेनेट राशि बदल भी रहा है तो भी, बड़ा प्लेनेट है सैटर्न, बहुत टाइम लेता है, तो अगर वो 2 राशियां भी बदलता है ना तो 2 हाउस आगे चले जाएंगे उसके पॉइंट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? तो अगर 2 हाउस आगे चले जाएंगे और हम हाउसेस के ग्रुप को अगर कलेक्ट करके उसको जोड़ रहे हैं, तो 2 हाउस में हो सकता है वो उसी बाउंड्री में रह जाते हैं, सैटर्न से लग्न या लग्न से सैटर्न की बाउंड्री। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब भी मिजरी वगैरह कुछ भी आती है, तो 2 चीजें, किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अलावा आप कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। पहला तो ये कि उस व्यक्ति के चार्ट का प्रॉमिस क्या है। अगर उस व्यक्ति के चार्ट में प्रॉमिस है, जैसे पिछले बार हमने बात की थी 6th हाउस अच्छा हो गया, और हम बात क्या कर रहे हैं, मिजरी और ये लक का प्रॉब्लम, मिसफॉर्चून। 5th हाउस अच्छा हो गया, 9th हाउस अच्छा हो गया, तो मिजरी वगैरह कई बार दिखाई नहीं देगी। इतनी मिजरी नहीं होगी कि वो बंदा परेशान हो और आपको वो मिजरी दिखाई दे, यानी कि कैलकुलेटर कैलकुलेट करने वाला। और उसके अलावा क्या बात होती है, एक तो हमने प्रॉमिस देख लिया, उसमें जुपिटर का हस्तक्षेप हो जाए, अच्छे जुपिटर का, तो वो बचाव कर लेता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार सन भी बचाव कर लेता है। सन और चंद्रमा एकमात्र ऐसे कारक हैं कुंडली में जो कि राजयोगों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हम राजयोग देखते हैं ना, डिफरेंट तरीके के राजयोग कुंडली में देखते हैं, लेकिन अगर सन और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को हम कंसिडर नहीं करें उन राजयोग में, यानी कि हमने राजयोग देख लिया और हमें पता ही नहीं सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या है, तो वो राजयोग फ्रूटफुल हो भी सकते हैं और समय आने पर नहीं भी हो सकते। और अगर हो रहे हैं तो हो सकता है व्यक्ति उसका लाभ ना उठा पाए। जैसे किसी किसी व्यक्ति में आपने देखा होगा कि स्कोप तो मिल रहा है उसको, लेकिन उस स्कोप का वो फायदा नहीं उठा पा रहा, तो वहां या तो चंद्रमा या फिर सन, सूर्य,
इनमें प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। अब तीसरा फैक्टर क्या होगा? तीसरा फैक्टर होता है ट्रांजिट का, और उसके पहले का फैक्टर है दशा का। यानी कि ट्रांजिट से पहले हमेशा आप दशा देखिए। अगर दशा किसी ऐसे प्लेनेट की जा रही है जो कि अच्छा हो, अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, सैटर्न और मार्स का हमने कैलकुलेशन किया। आपने प्रॉमिस देखा कि ये सैटर्न इस तरीके की चीजें दे सकता है, मार्स इस तरीके की चीजें दे सकता है, लेकिन अगर दशा लॉर्ड से वो प्लेनेट अच्छे भावों में बैठा है, दशा लॉर्ड से, मान लीजिए मर्क्यूरी की दशा, और मर्क्यूरी की दशा से वो अच्छे हाउसेस में बैठ गया, तो फिर वहां पर वो फेवर करने लगेगा। तो ये सारी चीजें हमें जब तक हम कंसिडर में नहीं लाएंगे हम, तब तक हमें प्रॉब्लम होगी। अब अगर किसी के पास है वो चार्ट जिस पर टेस्ट की गई है बातें, तो मैं वो चार्ट लेने को तैयार हूँ। हम उस समय में चीजों को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद इस पूरी टेक्निक का एक पॉइंट जो पिछली बार छूट गया था, उस पर हम बात कर लेंगे। यानी कि मैंने क्वेश्चन की बात तो की थी, लेकिन मैंने रिमाइंडर की कोई बात नहीं, जबकि मैंने बोला था कि रिमाइंडर भी हमारे यूज में आएगा। हाँ पर मैं लास्ट वेबिनार में नहीं था, लेकिन हम्म। इस जो भी डिस्कशन है उसमें मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा, अगर मे बी वैलिड है कि नहीं आई डोंट नो। जब हम मिजरेबल ईयर निकाल रहे हैं फ्रॉम जुपिटर एंड मार्स, नहीं, सैटर्न एंड मार्स। सॉरी सैटर्न एंड मार्स, तो वहां पे हमारा अच्छे ईयर भी तो निकल सकते हैं ना विद जुपिटर एंड अदर बेनिफिक प्लैनेट। तो जो ईयर हमारा आ रहा है कि सैटर्न से हम अष्टक वर्ग से निकाल रहे हैं, उसी टाइम अगर एसेंडेंट से जुपिटर का भी वही साल आता है, तो वहां पे तो नेगेशन ऑफ नेगेटिव इवेंट आ जाएगा ना। बात सही है आपकी, बिल्कुल हम इसको इस वेरिएशन में उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन जुपिटर के साथ आप और क्या यूज करें? जी सर। यानी कि आपने इस टेक्निक को ब्रॉड करके सारे प्लैनेट्स पे लगाया, और अब आप कह रहे हैं कि जुपिटर के लिए अगर हम चेक करें तो जुपिटर के ईयर को हम मैच कराएंगे, तो कभी कभी सेम ईयर आने से मिजरी नहीं भी होगी। जी जी जी। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें तभी काम, अब कई बार जुपिटर भी प्रॉब्लम कर सकता है। जिस हाँ टेक्निक की मैंने बात की वो क्लासिकल टेक्निक है, उसका ग्रंथों में यूज बताया गया है। तो उससे क्या हो रहा है कि सिर्फ सैटर्न और मार्स को इसलिए बताया गया है क्योंकि आगे उसके क्वोशंट का भी यूज करेंगे। और जुपिटर को आप अगर ऐड करते हैं तो जुपिटर भी कई बार परेशानियां क्रिएट कर सकता है। बताया ये गया है कि वो प्लेनेट हम ले रहे हैं जो प्लेनेट डायरेक्टली परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मार्स, ठीक है, सैटर्न। अब मिस फॉर्चून की हम बात करते हैं, मिस फॉर्चून का कारक कौन सा प्लेनेट? पैटर्न ही है सर। सैटर्न है, बिल्कुल है सैटर्न। लेकिन मिस फॉर्चून तो एट्थ का लॉर्ड भी कर सकता है ना। अब इस टेक्निक को आप और ब्रॉड कर सकते हैं, कैसे? आप किसी भी पर्टिकुलर कुंडली में एट्थ के लॉर्ड को ले लीजिए, चाहे वो कोई भी प्लेनेट बनता हो। पहले दशा देख लीजिए, फिर अगर आपको लगे कि दशा समस्या वाली है तो एट्थ के लॉर्ड को ले लीजिए, और लग्न से एट्थ के लॉर्ड के पॉइंट और एट्थ के लॉर्ड से लग्न के पॉइंट को जोड़िए। उसके बाद सेम उसको उसी तरीके से गुना और डिवाइड कीजिए जो मैंने पिछली बार बताया। अब वो एट्थ का लॉर्ड समस्या क्रिएट करेगा, तो किस प्रकार की समस्याएं क्रिएट कर सकता है? क्रिएट कर सकता है मिस फॉर्चून, यानी कि वो ट्वेल्थ है, नाइन्थ हाउस से। लेकिन वही एट्थ का लॉर्ड कई बार प्रोफेशन का गेन दे सकता है, क्योंकि वो टेंथ से 11th पढ़ रहा है। ये पढ़ रहा है। लेकिन अब वहां आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये एट्थ का लॉर्ड किसी प्रकार से प्रॉमिस देता है इस कुंडली में कि ये किसी प्रकार से गेन दे सके। अगर गेन देता है तो मैं आपको बताता हूं, उस समय में एट्थ के लॉर्ड का स्टोन तक आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे मुहूर्त में पहनने के लिए। वो एट्थ का लॉर्ड का स्टोन पहन करके वो व्यक्ति प्रोफेशन में गेन पा ले। जनरली लोग कहेंगे कि एट्थ का मत दो, लेकिन उस टाइम अगर आप देखें और उस पर्टिकुलर टाइम में दे दें तो एट्थ के लॉर्ड का स्टोन भी काम कर जाए। तो पहले तो हमने बात की दो प्लैनेट्स की, इसके बाद आपने बीच में जो डाला जुपिटर, उसके बाद और इनहांस इनहांस इसका जो होगा वो ये होगा कि हर कुंडली के लिए हम डिफरेंट लॉर्ड्स को ले लें।
जैसे आपको याद होगा राकेश जी, हम सहम की गणना करते थे, तो सारे सहम की लिस्ट के बाद मैंने 2 पॉइंट ऐसे दिए थे जिसमें कोई भी सहम बनाया जा सकता, प्लेनेटरी लॉर्डशिप के आधार पर। उसी तरीके से इसी टेक्निक का उपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, थर्ड के लॉर्ड को लेकर के इसका कैलकुलेशन कीजिए। सेम थर्ड का लॉर्ड लीजिए और थर्ड के लॉर्ड के साथ आप कैलकुलेशन कीजिए। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हाउस हमारा पराक्रम है, हमारे भाइयों का है। उसके पहले आप दशा देख लीजिए कि दशा के लॉर्ड का थर्ड के लॉर्ड से क्या सिचुएशन आ रही है, और सेम टाइम में आप प्रॉमिस देख लीजिए कि क्या ये प्रॉमिस गड़बड़ वाला है, दिक्कत प्रॉब्लम करने वाला है। अगर प्रॉब्लम करने वाला है तो इस थर्ड हाउस, यानी कि आपने जो किया है कैलकुलेशन, इसमें व्यक्ति को, इस टाइम में व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या आ सकती है। नॉर्मली हम बता सकते हैं कि तुमको चेस्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, सांस की प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं छोटे मोटे शॉर्ट ट्रेवल्स में एक्सीडेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस एक टेक्निक को इतना इनहेंस किया जा सकता है कि आप बहुत सारे कैलकुलेटिव, एक ही कैलकुलेटिव मेथड के साथ बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ये एक नया पॉइंट है जो आज हमने इसमें ऐड किया, इस पे काम किया जा सकता है। मून और सन वो खाली एक ही हाउस के लॉर्ड है, अगर मून और सन हुए 8th हाउस के लॉर्ड तब तो ठीक है, किंतु हाँ, बाकी कोई भी प्लेनेट हुआ तो वो 2 हाउस की लॉर्डशिप है उनके पास। 2 हाउस की लॉर्डशिप है, लेकिन वो 8th का भी लॉर्ड है ना। हाँ 8th का भी लॉर्ड है, लेकिन लेकिन जो ईयर निकल रहा है उस टाइम में हमारा 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मान लीजिए अगर जुपिटर है फॉर एग्जाम्पल, 8th का लॉर्ड है तो वो 5th का लॉर्ड भी है, तो हो सकता है उस टाइम हमारा 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा हो। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो हमारी टेक्निक है उसमें मर्क्यूरी आता है 8th का लॉर्ड, जी वो सेम प्लेनेट 11th का लॉर्ड भी बन जाएगा। जी जी। तो आप ये कहेंगे कि ये मर्क्यूरी तो 11th का भी लॉर्ड है, तो फायदा दे सकता है, गेन हाँ दे अगर सकता है। अगर मान लीजिए उसमें कोई अगर बेनिफिक प्लैनेट का वहां पे सपोर्ट मिल जाता है, दशा सपोर्ट करती है, तो हो सकता है वहां पे बेनिफिक भी दे सकता हूँ। बस सारा जो हमारा पहला फाउंडेशन क्रिएट होगा ना, वो दशा और प्रॉमिस को लेकर के हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि 11th हाउस हमारा 6th फ्रॉम 6th भी तो है। जी बिल्कुल है, लेकिन गेन तो भी तो है। हाँ, लेकिन गेन भी तो है। गेन भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि गेन भी, गेन नहीं है, लेकिन वो गेन और 6th फ्रॉम 6th, इन दोनों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आप पता लगा पाएंगे कि आखिर प्लेनेटरी पोजीशन किस प्रकार से प्रॉमिस दे रही। तो अगर अब वो 6th के लॉर्ड के संग में सर अगर उसका संबंध बनेगा मरकरी का, तब हम बोल सकते हैं कि हो सकता है ये हमको दिक्कत भी करे। नहीं, हो सकता है वो व्यक्ति किसी कंपटीशन में जीत जाए। जीत भी जाए। क्यों? क्योंकि 11th गेन भी है साथ ही साथ। जी जी जी। अब इसी मर्क्यूरी को हमारी कुंडली में कोई बेनिफिक देख ले, या किसी बेनिफिक के साथ हो जाए, या ये मर्क्यूरी किसी मेलेफिक के दृष्टि में आ जाए मार्स जैसे, या फिर किसी मेलेफिक के साथ बैठ जाए, तो समस्या बढ़ा देगा। जी लेकिन हम 1 मिनट में रिजल्ट नहीं बताएंगे, हमने उस ईयर को देखा, उस ईयर के को देखने के बाद हम दशा पे जाएंगे कि उस ईयर की दशा क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ कि 8th का लॉर्ड अगर नवांश में अच्छी स्थिति में बैठा हो तो आप समस्या का इंतजार करते रह जाएंगे, वो समस्या नहीं आने वाली। सही बात। इसका एक और थर्ड लेयर है डिस्पोजिटर वाला, लेकिन वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए मैं कुछ सेशंस अलग से करूंगा, उस पर डिस्कस करेंगे उस सेशन। जी विश्वप्रिया जी, आप समझ रहे हैं? जी सर। तो इतनी सारी चीजों को जब तक आप कंसीडर नहीं करेंगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं। ठीक है, एक बार टेक्निक को फिर से मैं दिखा देता हूँ कि क्या करना होता है, ताकि जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं उनको थोड़ा, ये हमारी टेक्निक थी। डिजीज एंड द मिसफॉर्चून, हमें टोटल बिंदु लेने हैं। अभी चार्ट दिखाई नहीं दे रहा आपको? अब दिखाई दे रहा है? पीपीटी दिखाई दे रही है? अब पीपीटी दिखाई रहा है। हाँ देखा है। ठीक है, तो टोटल बिंदु लेने हैं एसेंडेंट से ऑक्यूपाई, जो सैटर्न जहां भी ऑक्यूपाई है उस स्थान की, और शनि से लग्न, फिर लग्न से मंगल और मंगल से शनि। इसमें 2 वेरिएशन है, मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार इस पर प्रकाश डाला गया था कि किसी
स्थिति में अगर लग्न की डिग्री से सैटर्न आगे बढ़ जाता है और लग्न में ही मौजूद होता है, तो क्या हम सारे 12 हाउसेस को जोड़ देंगे या फिर उसी एक हाउस को हम लेंगे? यानी कि लग्न अगर 5 डिग्री का है और सैटर्न लग्न में ही बैठा है 22 डिग्री का, हम्म ठीक है। वैसे अगर 5 तो डिग्री, हमको उसी हाउस का लेना चाहिए। हाँ, एक्चुअली क्या है, सैटर्न लग्न अगर 5 डिग्री का होगा तो सैटर्न 22 डिग्री पर जाते ही सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए 18 डिग्री का सैटर्न या 17 डिग्री का सैटर्न, तो 5 से आगे बढ़ गया। अब अगर हम सैटर्न से लग्न की तरफ जाते हैं तो हमें 12 हाउसेस मिलने चाहिए लॉजिकली। और मैंने क्या बोला था कि आप उसी एक हाउस को ले लीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि दोनों प्रकार के वेरिएशन पे ये चीजें काम कर रही है एक्चुअली। लेकिन मैंने बेहतर काम करते देखा है जब आप लग्न को लग्न का ही ले लेते हैं, क्योंकि जब जब हम बोलते हैं ना लग्न, जब हम बोलते हैं एक भाव, तो हम 30 डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इतने वेरिएशन में ना जाते हुए स्टार्टिंग में इसी प्रकार से काम कर लेंगे। और ये टेक्निक है, इसका यूज अगर हम करें तो हम ईयर्स निकाल सकते हैं। और किसी ने टेस्ट किया टेक्निक? मीना जी, तेजस्वी जी? नहीं सर, नहीं किया है मैंने अभी तक। नहीं सर, अभी नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट इस टेक्निक का देखते हैं जो बहुत जरूरी है। और वो ये है कि हमारे क्वोशंट का तो हमने यूज कर लिया, रिमाइंडर का क्या होगा, है ना। तो रिमाइंडर अगर आप देखें ध्यान से, तो जो भी रिमाइंडर आता है, मैं एग्जांपल 1 ले लेता हूँ, पिछली बार का ही एग्जांपल है, एग्जांपल 1। जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के ऊपर से, यानी कि उसके नक्षत्र को ले लीजिए, उस नंबर का नक्षत्र। अश्विनी 1, भरणी 2, कृतिका 3, इस प्रकार से हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। और जब हमारे पास एक रिमाइंडर आ रहा है, उस नक्षत्र को ले लीजिए, उस नक्षत्र को अपने हाउस, अपने चार्ट में देखिए। अगर वो नक्षत्र आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो रहा है, या तो कोई प्लेनेट उस नक्षत्र में बैठा हो, या फिर किसी हाउस में उसका कसब आ रहा हो, तो उस नक्षत्र के ऊपर से जब भी मेलेफिक्स गुजरते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इवन कि चंद्रमा भी उस नक्षत्र के ऊपर से जब गुजरेगा ना, तो वो जो सवा, मतलब जो वो जो एक दिन होगा ना, वो आपको समस्या वाला दिखाई देगा। सर इसे एक चार्ट पे इलस्ट्रेट करके दिखा सकते हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई चार्ट बोलिए। चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी बात है। सब कोई पेन पेपर रखेंगे तो अच्छा है। यहाँ देखिए 2 डिग्री का लग्न है और 85 का जन्म है। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या ये कुंडली एकदम परफेक्ट है, टाइमिंग का कोई इशू तो नहीं है। अगर टाइमिंग का इशू है तब तो हमें बात करनी है, लेकिन अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। लगता तो नहीं है कि इसमें टाइमिंग का इशू है, ऐसे ये हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस कुंडली में देखिए 6th हाउस प्रोमिनेंट है बहुत, है ना। हम्म हम्म 6th हाउस में हालांकि पॉइंट्स कम है, लेकिन 6th हाउस बहुत प्रोमिनेंट है। 2 रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, एक सन बैठा है, वीनस एक्सॉल्टेड भी है वहां, रेट्रोग्रेड भी है। जुपिटर नीच का है। जुपिटर अगर में आप, मरकरी भी नीच का है। हाँ, वहां तो नीच भंग राजयोग हो रहा है ना। हाँ, नीच भंग राजयोग है, करेक्ट। अच्छा, अब एक और बात बता रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो अभी और रिलीज की है, उसमें मैंने बताया कि हर प्लेनेट अपने से 10th हाउस में असर डालता हाँ, वो देखा मैंने। है ना।
तो जुपिटर 4th हाउस, यानी कि ये इसकी स्पेशल पोजीशन है, हाउस वाइज एग्जॉल्टेड है, लेकिन राशि कैप्रिकॉर्न है, कोई बात नहीं। लग्न लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया, पहली तो बात यही है कि ये व्यक्ति, और रेट्रोग्रेड है, एग्जॉल्टेड है, तो ये व्यक्ति मिजरी और प्रॉब्लम से लड़ने के काबिल है। सन भी है वहीं पर, है ना। मिजरी और प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो लड़ेगा और जीतेगा भी। आप कैलकुलेट कर लीजिए, लग्न से सैटर्न, सैटर्न सेकंड हाउस में है, तो हम क्या करेंगे, 25 और 31 को जोड़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय, अब सैटर्न से लग्न को जोड़ लेंगे, तो 31, 29, 42, 25, 23, 22, मैं अष्टक वर्ग खोल दूं, थर्टीन आएगा रिमाइंडर। हो गया। 13 नंबर का नक्षत्र कौन सा है, हस्ता है ना। इस कुंडली में हस्ता कहाँ आ रहा है, सेकंड हाउस में, 12th नहीं हाउस, 12th हाउस में। 12th हाउस में। तो वैसे तो हमें इसका कष्ट पता नहीं है, लेकिन नॉर्मली हस्ता के ऊपर से जब भी मेलेफिक जाएंगे, या तो मार्स जाता हो या फिर सन जाता हो तो भी प्रॉब्लम करेगा, या किसी प्रकार का लॉस दिखाएगा, और मून भी अगर ट्रेवल करेगा हस्ता पर से तो प्रॉब्लम करेगा। अब यहाँ देखिए, इनका जो, अगर ज्येष्ठा लग्न हम लेते हैं, ज्येष्ठा का इनका नक्षत्र है वो लेते हैं, तो हस्ता का नक्षत्र ताराबल में देख लीजिए, जो क्या है, ताराबल में देखता हूँ। ये मैं बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि हस्ता के ऊपर से जब भी मेलेफिक प्लैनेट्स का गोचर होगा तो इनको वो टाइम प्रॉब्लम वाला रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि दशा क्या जा रही है। अभी जैसे अगर हम देखें तो इनकी दशा है सन की, 11th लॉर्ड की दशा है, 11th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है। तो ये टाइम पीरियड एक्चुअली, ज्येष्ठा इनका संपत्ति आ रहा है, ज्येष्ठा इनका नहीं, ज्येष्ठा तो इनका जन्म नक्षत्र है। हाँ जन्म नक्षत्र है। हाँ, तो ज्येष्ठा, अच्छा एक मिनट रुकिए, ज्येष्ठा से हस्ता देखिए, हाँ ज्येष्ठा से देख रहा हूँ। तो सन की पीरियड इनके लिए प्रॉब्लम से लड़ने वाली पीरियड है ना। और प्रॉब्लम से लड़ने वाली भी है, और कहीं ना कहीं गेन भी देने वाली। हालांकि सन 2 वक्री प्लैनेट के साथ है, देख लेना पड़ेगा इसको अस्त कर रहा है कि नहीं, 8th लॉर्ड के साथ भी है, लेकिन 11th का लॉर्ड है, तो ये स्ट्रेंथफुल टाइम है। भले ही समय खराब जाता हो, लेकिन टाइम स्ट्रेंथफुल है। इस टाइम में अगर हस्ता के ऊपर से प्लैनेट का गोचर होगा तो वो सिग्निफिकेंट टाइम हो जाएगा। इंडिविजुअली हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। मून को, अगर हम मून को ले रहे हैं तो एक्चुअली उसका असर माइंड पे वो तो जाएगा, माइंड पर होगा। नहीं, मून तो इनका ऐसे भी अफ्लिक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है। मून तो इनका ठीक, ऐसा भी अफ्लिक्टेड है, तो इसलिए वो तो इशू है ही है। लेकिन जो पीरियड आया, जैसे 58 ईयर, दिस नेटिव इज नाउ 38 ईयर, 85 का जन्म है ना। 85। हाँ, तो 85 of this thing, now she is around 40, relative, 38 years old. तो हमारे पास 40 से नीचे के कोई एज आए हैं कोसेंट में? सिर्फ दो, एक एज 2 आया है। अच्छा, कोशेंट में हाँ जी सर, 2 आए हैं, एक तो 14 आया और एक 8 आया। हाँ, तो तो दैट दो, इज 2। बट जो इनका अभी ट्रबल चल रहा है, मिजरी जो चल रही है, दैट इज नॉट इंडिकेटिंग, दैट कैनॉट बी एट दैट एज।
नहीं वो ठीक है, हमारे पास कुछ मिजरी। और हो सकती है, कुछ और मिजरी हो सकती है उस समय। हाँ लेकिन हमारे पास और भी तो रूल है ना, सिर्फ एक रूल पे मिजरी तो हम निकालेंगे। हाँ नहीं, सही बात है। ठीक है। और दूसरी बात, हमने तो अभी दशा वगैरह भी देख ली, इसके हाँ। अलावा आप वर्षफल देख लीजिए, बाकी चीजें आपको पता चल जाएगी। हम्म। लेकिन जो हमारे पास 4 नक्षत्र भी आए हैं, हम्म। उन 4 नक्षत्रों के गोचर को भी जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा। एक, एक तो हस्ता आया, हम्म। उसके अलावा कौन कौन सा आया? सर चित्रा। ये पॉसिबिलिटी है कि क्षेम तारा या संपत तारा में भी आए ये। हाँ अगर वैसी स्थिति में आएगा ना, तो वहां पर क्या करेंगे हम, संपत तारा की पॉजिटिविटी और इसकी निगेटिविटी दोनों को मैच कराएंगे, तो वहां न्यूट्रल सा होने वहां लगेगा। पर कभी न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर निधन तारा और उसमें आए तो फिर और ज्यादा डिफिकल्ट हाँ होगा शायद वो फिर पीरियड। पड़ेगा। फिर डिफिकल्ट होगा। फिर difficult। क्या क्या आया था क्वेश्चन, आलोक जी, क्या क्या रिमाइंडर आए थे? और मैंने जो रिमाइंडर बताए थे वो नोट किया किसी ने? हाँ जी सर, किए हैं, बोलिए। हाँ तो कितने कितने? सर एक तो है 14, हम्म। एक आया 10, एक है 2 और एक है 13। तो 10 कौन सा हो गया? मगा हो गया ना? मगा हो गया। ओके। और उसके बाद? सर 2 है वो तो भरनी, तो भरणी। भरणी तो 6th हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट हाउस में आ गया। मगा की बात करें तो वो लियो में आ रहा है। 11th नंबर हाउस में मखा नक्षत्र से जब गोचर होगा मेलेफिक प्लैनेट्स का, या तो मार्स राहु भी एक साथ, तो ये प्रॉब्लम करेगा। आप म्यूट पर हैं आलोक। प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, वो सन की दशा स्टार्ट हुई तब से, नवंबर 22 से। ठीक है। वो तो क्लियर था। तो अभी प्रॉब्लम का समय चल रहा है ना। हाँ प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम तो चल ही उस रही है। अब उस मघा नक्षत्र पे या चारों नक्षत्रों जो हमने निकाला है उस पे जब मेलेफिक्स का गोचर होगा तो वो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। एग्रीवेट करेगा। हाँ एग्रीवेट करेगी। ठीक है, हालांकि बंदे में क्षमता है। हम्म। ठीक है, तो प्रॉब्लम से लड़ जाएगा, लेकिन उस समय प्रॉब्लम बढ़ेगी। हम्म। तो ये इसका सेकंड पार्ट है इस टेक्निक। करेक्ट। विष्णुप्रिया जी समझ आया? जी सर। अब इसमें आप 8th स्लॉट वगैरह का कैलकुलेशन मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इसी के लिए बताया गया है। ये अगर रिमाइंडर आ रहा है तो उसका हम ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सारे प्लैनेट्स के लिए रिमाइंडर निकालने लगे ना, हमारे पास बहुत सारे नक्षत्र हो जाएंगे, फिर सारी कुंडली दिखाई देगी कि रोज ही तक समस्या आ रही है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि सिर्फ एक टेक्निक से हम सारी चीजें नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिंदगी में समस्या के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं और बहुत रास्तों से समस्या आती है, तो उसको निकालने के रास्ते भी बहुत होने चाहिए। उसमें से एक रास्ता ये है ना। आशा मैम, समझ आ गई आपको टेक्निक? जी सर, समझ आ गए। पर एक ये पूछना था, जन्म नक्षत्र से गिनते हैं ना जब जो आप ताराबल रिमाइंड? देखेंगे, जब आप ताराबल देखेंगे तब तो जन्म नक्षत्र से गिनते हैं। नॉर्मली तो आप नक्षत्र को जब गिन रहे हैं तो जो 14 नंबर का नक्षत्र है वो हमेशा अस्थाई होगा। 1 नंबर अश्विनी, ठीक है, उस जी। हिसाब से एक साइकिल में अश्लेषा लास्ट हो जाएगा, फिर मगा से दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी 10 नंबर से। ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जो इस सर रिमाइंडर आता है। हम्म, हेलो सर। हाँ हाँ पूछिए। रिमाइंडर से जो ट्राइन वाला नक्षत्र है वो भी ध्यान में ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास देखिए, वैसे तो ट्राइन हमेशा एक दूसरे के इफेक्ट में होते हैं, मैं इस बात को काटूंगा जी नहीं। लेकिन जो निर्देशित किया गया है मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 4 नक्षत्र निकाल रहे हैं और चारों के ट्राइन ले रहे हैं तो दो दो जी नक्षत्र और ऐड हो जाते हैं, तो 12 जी नक्षत्र हो जाएंगे हमारे पास। जी। 27 में से 12 नक्षत्रों को आपने ट्रबल वाला बना दिया। हम्म। अब कुछ नक्षत्र बचेंगे वो आपके ताराबल से समस्या में पड़ेंगे। जी कुछ और नक्षत्र बचेंगे जो कि जनरली मेलेफिक की सिचुएशन में आ जाएंगे कुंडली में। तो इस हम्म। तरीके से तो 27 नक्षत्र गड़बड़ हो जाएंगे ना, करीब करीब। ओके ओके।
तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको इतना ब्रॉड, इतना ज्यादा इसका एक्सपेंशन ना करके सिर्फ इसको उसी पर्टिकुलर चीजों के लिए यूज किया जाए। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से वध तारा जो होता है, अगर जन्म नक्षत्र से वध नक्षत्र कोई होता है और सवाल करे कि क्या वध नक्षत्र के ट्राइन को भी हम ले सकते हैं, जी जी। तो ले सकते हैं। और आप अब वध लीजिए, में तो तीनों नक्षत्र आ जाएंगे। अपने आप आ जाएंगे, हाँ। आएंगे ना। तो वैसे ही जैसे उसमें असर पड़ता है वैसे ही असर इसमें भी पड़ेगा, लेकिन पर्टिकुलरली हमें जो एनर्जी बताई गई है उस एनर्जी का उपयोग अगर हम करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट। ओके ओके। ट्राइन हमेशा काम करता है, ट्राइन को हम झुठला नहीं सकते। जी जी। ठीक है, क्योंकि वो तीनों पार्ट जो है ना 12 राशियों के, वो एक दूसरे के ओवरलैप आप मान सकते हैं, तभी तो हम 159 को अग्नि तत्व बोलते हैं ना। हम्म। धर्म लेकिन त्रिकोण। हाँ, लेकिन तीनों की अग्नि अलग अलग है। हाँ। एरीज की अग्नि अलग है, सेजिटेरियस की अलग है, और 5 लियो नंबर। की। उसमें क्या फर्क है सर? 159 के जो लियो के जो 3 डिफरेंट है, तो अग्नि में क्या फर्क? वाटर का मैंने सुना है, आप ही का वीडियो देखा था, पर अग्नि में 3 में क्या फर्क है? अग्नि में भी सेम वाटर जैसा फर्क है मैम। कहीं पर अग्नि बहुत धधकती है, कहीं पर दिए जैसी है, कहीं पर स्टेबल अग्नि है जो कि लाइट दे सकती है, कहीं पर इतनी अनस्टेबल है कि वो जला सकती हम्म। है। बिल्कुल वैसे ही। इसीलिए तो मार्स बहुत ज्यादा कारक बनता है एक्सीडेंट देने के लिए। जुपिटर भी लॉर्ड बनता है ना 9 नंबर साइन पर, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि वो एक्सीडेंट कर देगा। करता है, कहीं कहीं किसी रेयर चार्ट में कर भी सकता है। लेकिन जुपिटर का जो प्रकाश है, वो जो अग्नि है, वो प्रकाश क्रिएट करती है, तभी तो हम बोलते हैं ना नॉलेज। नॉलेज हमेशा लाइट क्रिएट करती है, विजडम। हम्म। तो 9 नंबर की अग्नि अलग है, 5 नंबर की अलग है, और एरीज की अलग है। इसी प्रकार से जो पृथ्वी तत्व है वो तीनों तत्व 2 6 10 में अलग अलग हो जाए। वाटरी साइन में वाटर अलग अलग हो जाएगा, और जो थर्ड, जो वायु तत्व का साइन है, उसमें वायु अलग अलग। इतना ही है। ठीक है, फर्दर मैं कुछ और टेक्निक्स पर बात करूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेल या फिर किसी प्रकार से आप लोगों को बता दिया जाएगा। और जहां लगे ना प्रॉब्लम है उसको नोट कर लीजिए। मैं कहता हूं कि आप जहां सक्सेस होते हैं उसके नोट्स मत बनाइए, लेकिन जहां अनसक्सेस हो गई ना वहां पर सारी डिटेल नोट कर लीजिए, उस अनसक्सेस का आपको पता चलेगा सीखने को। ठीक है सर। ठीक है, बस तो आज का सेशन इतना ही छोटा हम रखते हैं। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने को तैयार। अच्छा, एक और चीज याद आ गई मुझे, आज भी वो पार्ट छूट जाता। हमने दशा इंटरप्रिटेशन की बात की थी, ये एक तीसरा पॉइंट भी था इसी में, एक वर्ग से दशा इंटरप्रिटेशन। तो उसको क्या किसी ने टेस्ट किया? आलोक जी ने बताया कि सन की दशा ही प्रॉब्लम तब से ही है ना। तो देखते हैं, ये प्रॉब्लम आगे पीछे भी तो होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने तिथि प्रवेश का नाम सुना है, दशा प्रवेश का नाम सुना है, वर्ष प्रवेश का नाम सुना है। दशा प्रवेश भी बहुत बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, यानी कि जिस दिन दशा चल रही है उस दिन की कुंडली बनाइए, जिस दिन दशा का एंटर हुआ उस दिन की कुंडली बनाइए, और आपको पता चलेगा कि वो दशा पूरी की पूरी कैसे जाने वाली। इवन कि वो खराब है तो भी कई बार अच्छी चली जा सकती है। सन का इसमें जो टाइमिंग है वो देखते हैं, सन की टाइमिंग कितनी होगी। सन की दशा की टाइमिंग कितनी होगी? 6 साल। 6 साल, बिल्कुल सही। तो 6 साल के लिए अगर हम 12 पार्ट करें तो उसका 6 महीने आएंगे, है ना। तो दशा जब भी स्टार्ट हुई, सन की दशा यहाँ स्टार्ट होती है 2021 में नवंबर से। 17 नवंबर 2021 से सन की दशा स्टार्ट होती है, और अष्टक वर्ग में सन के चार्ट में 2 पॉइंट हैं जहां वो बैठा है। मैंने क्या बोला? दशा प्रवेश। वैसे ही प्लेनेट का प्रवेश भी हमें देखना है। 2 प्रकार के प्रवेश होते हैं, एक तो जो प्लेनेट वहां बैठा है
वहां पर कितने पॉइंट हैं उसके अपने अष्टक वर्गा में, और जिस समय दशा प्रवेश हो रहा था वो प्लेनेट जहां बैठा था वहां से कितने पॉइंट दे रहा। दो चीजें हमने देख ली। अब इन दो चीजों को जब आप कंसिडर करेंगे उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो पहला 6 महीना व्यक्ति के लिए खराब, फिर आगे के 2 महीने थोड़ी स्टेबिलिटी लेगा, यानी कि सॉरी आगे के 12 महीने थोड़ी स्टेबिलिटी लेगा, उसके बाद के फिर 6 महीने नीचे आएगा, उसके बाद के 6 महीने थोड़े अच्छे हो जाएंगे। यानी कि जब तक ये प्रोग्रेशन 11th हाउस में पहुंचेगा 6 6 महीने करते हुए, यानी कि टाइम से करीब 1 2 3 साल, 2.5 साल के अंत में जब 2.5 से 3 साल का रनिंग होगा 6 महीने का, उस समय में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देगा। फिर ये 12th में पहुंचेगा, तो हालांकि 12th में है, 12th से प्रोग्रेशन जा रहा है तो 12th का अपना असर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स ज्यादा हैं तो व्यक्ति को स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर वो प्रोग्रेशन लग्न में पहुंचेगा तो सेम हो जाएगा जैसा स्टार्टिंग में था। फिर वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से प्रोग्रेशन चलेगा और हम इसको जज कर लेंगे। अभी क्या चल रहा होगा इनका, कौन सा ईयर चल रहा होगा, उस हिसाब से कौन सा पार्ट चल रहा होगा। अभी हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि मई की 11 तारीख तक इनका पार्ट अंत हो जाएगा, जो भी पार्ट चल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट नवंबर से मई चला होगा, सेकंड पार्ट 2021 से 22 में आ गया, 2022 के नवंबर से मई तक मई चला होगा। 2022 के मई में फर्स्ट पार्ट खत्म, 2022 की मई से फिर 6 महीने, कितना हो गया। आलोक जी आप म्यूट पर हैं। नवंबर 2022 तक दूसरा पार्ट चलेगा, फिर नवंबर 2022 से मई 2023 तक का तीसरा पार्ट चलेगा। अब वो 11 तारीख को 17 तारीख को उनका पार्ट वो खत्म हो जाए, तो अभी तीसरे पार्ट में है। अब तीसरे पार्ट में पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स हमारे तीसरे पार्ट में 4 है। अब आलोक जी बताइए, क्या ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या ये स्ट्रेंथ दे रहा है पिछले पार्ट से इस पार्ट। हाँ नहीं, अभी तो मैं मोरल स्टेबिलिटी है थोड़ी बहुत। अब ये पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा कब, इस 17 तारीख को, मई में है, 17 तारीख को ये पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर इनका नया पार्ट शुरू होगा जो कि प्रोग्रेशन में कहाँ पहुंचेगा, 9th हाउस में। अब उस 6 महीने में स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, और कंपैरेटिवली दशा अच्छी जाने लगेगी, मतलब लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। ये इस तरीके से हम दशा को इंटरप्रेट करेंगे। बट सर सॉरी 9th हाउस में तो बिंदु कम है, इस पार्ट से बिंदु कम है 9th हाउस में। सॉरी, हाँ मैं एसेंडेंट के बिंदु देखने लगा। 9th हाउस में 3 है, तो ध्यान रखिएगा आलोक जी, 9th हाउस में 3 बिंदु के कारण अभी स्टेबिलिटी घट जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, जब घटती है ना तो डायरेक्ट नहीं घटेगी, और बढ़ती भी है तो डायरेक्ट नहीं बढ़ेगी। वो ग्राफ होता है ना, घटते घटते घटेगी, उसमें टाइम लगेगा। तो अभी 17 के बाद जो 6 महीने आएंगे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होगी। सर इसमें जो कक्षे में जो बिंदु मिले होंगे जिस प्लैनेट ने देखो, तो उस पीरियड में तो उनको जहां पर बिंदु मिला होगा तो उस के हिसाब से तो उनको फेवरेबल होगा, बट अगर पूरे पीरियड का देखेंगे तो उसमें एवरेज आउट करके निकालेंगे, राइट। हाँ, ये मैंने पूरे पीरियड का बताया। अब आप पूरे अच्छे तरीके से अगर कक्षा वगैरह ले रहे हैं, अष्टक वर्गा का पूरा उपयोग कर रहे हैं ना आप। ठीक है सर, ठीक है। मैंने अष्टक वर्गा के को सिर्फ दशा के इंटरप्रिटेशन के लिए रास्ता बताया कि 12 भागों में बांट लीजिए और उस प्लेनेट के आप पॉइंट्स को देख लीजिए। इसके अलावा आप इसको भी देख सकते हैं, सर्वाष्टक वर्ग। अगर आप सर्वाष्टक वर्ग को देख रहे हैं, हालांकि सर्वाष्टक वर्ग से ज्यादा अच्छा उसका अपना पॉइंट काम करेगा प्लेनेट का, तो देखिए 23 पॉइंट है, 22 है, 26 है।
तो 8th हाउस के प्रोग्रेशन में थर्ड पार्ट में ठीक है, लेकिन फिर 9th हाउस के प्रोग्रेशन में घट गए, फिर 10th हाउस के प्रोग्रेशन में बढ़े हैं 32 और यहाँ भी 4 है, और 11th हाउस के प्रोग्रेशन में यहाँ 5 है तो यहाँ भी 33 है। तो आपको दोनों तरफ से दिखेगा एक जैसा ही, आप इसमें देखें या उसमें देखें, आपको पता चल जाएगा प्रोग्रेस है या नीचे आ रही है बात। सर 12th हाउस में ज्यादा पॉइंट है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है या बुरा कंसिडर किया जाता है? कोई भी हाउस खराब नहीं होता है, 8th हाउस भी खराब नहीं होता, 6th भी खराब नहीं होता, 12th भी खराब नहीं होता। अब यहाँ 12th में ज्यादा पॉइंट है तो हम ये नहीं कहेंगे कि 12th हाउस एक्टिव है, हम कहेंगे कि जो प्रोग्रेशन है ना दशा का वो अभी 12th हाउस से जा रहा है। तो 12th हाउस के अपने महत्व हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोग्रेशन जो दशा का है वो स्ट्रांग हो गया, आप उसको बेनिफिक, कंपैरेटिवली बेनिफिक बोल सकते सर इसमें जुपिटर का थोड़ा दिखा सकते हैं, नीचे को है ये? हैं। हाँ बिल्कुल जुपिटर का दिखा सकते हाँ, क्योंकि वो जहाँ पर है वहां पर 42 बिंदु, although it is I mean it is debilitated, वहां पर वहां भी नीच भंग है। 42 बिंदुज हैं। हैं। जुपिटर का डेबिलिटेशन होना इस चार्ट में अच्छी बात है, खराब नहीं है। अच्छा, इस पर्टिकुलर चार्ट में जैसे इसमें तो एक विपरीत राजयोग भी है, तो इन दैट केस जो अष्टक वर्ग का जो इशू है जो दिखा रहा है मिजरी, तो वेदर ये राजयोग इसमें काम करेगा, बैलेंसिंग काम करेगा, बिल्कुल करेगा। अब यहाँ पर जो राजयोग हम देख रहे हैं 6, 8 एंड 12 का मालिक उस हाउस में आ गया, हाँ हाँ, लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है, मैंने किसी सेशन में बताया था अगर आप लोगों को याद हो, वो भी यहाँ फुलफिल हो रहा है, सन बैठा है उनसे। हाँ, सन तो है ही है, सन तो ठीक है, क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। तो सन एक्चुअली क्रिएट कर नहीं रहा है सर, सन ही है जो प्रॉब्लम से निकलने के लिए स्ट्रेंथ भी दे रहा है। स्ट्रेंथ दे रहा है। नहीं तो यहाँ सन नहीं होता ना तो समस्या ज्यादा होती, 2 रेट्रोग्रेड प्लेनेट है यहाँ। सन भी ये तो अपनी फीमेल है, अपनी जगह से 8th में आ गया ना। फीमेल है ये, हाँ, फीमेल है। मैरिज का इशू है। हाँ, मैरिज। तो अभी अभी देखिए मैरिज का इशू है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, सन ही दे रहा है। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन गैप, डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कतें आती, मैरिज की प्रॉब्लम, मतलब मैरिज और डॉक्यूमेंटेशन मिलकर के ऐसा मामला उलझता है कि लंबे केस में मामला जाता है। अभी भी जा सकता है, मैं ये नहीं कहता अब नहीं जाएगा, लेकिन व्यक्ति को इनर स्ट्रेंथ सन दे रहा है, आत्मविश्वास दे रहा है कि चलो कोई बात नहीं। हालांकि फीमेल है तो फीमेल के गुण तो दिखेंगे ही, लेकिन उसके बाद भी आत्मविश्वास कमजोर नहीं दिखे। अच्छा, इस चार्ट को आप रखिएगा आलोगी, इस पर मैं 1-2 चीजें और आपसे डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है? ठीक, ओके। अगर आप इनको जानते हैं तो कुछ नहीं, अब मैं अच्छे से जान, बिकॉज मैं इनका केस हैंडल किया एंड मैंने कुछ एडवाइस किया था, दैट इज वर्किंग। इसके अलावा एक और चीज कर सकते हैं, मैच मेकिंग की याद आ गई मुझे, मैं एक मैच मेकिंग पे कोर्स भी करने वाला हूँ, वो भी स्टार्ट होगा अगले इसी महीने के लास्ट से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो ट्रेडिशनल मैच मेकिंग जो हम कर लेते हैं ना अभी, सीधे लैपटॉप या कंप्यूटर पे हमने पॉइंट्स मिला लिए और देख लिए, एक्चुअली वो तरीका सही नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, उसी चीजों में बहुत सारी चीजें हमें डीपली जाकर देखनी चाहिए। तो वो सारा चीजें मैं सब चीज मिला करके कंसिडर करने वाला हूँ, और मैं उसमें कुछ टेक्निक्स ऐड करने पर काम भी कर रहा हूँ। तो देखते हैं कितना उस पूरे फॉर्मेट को रिफाइन करके मैं आप लोगों के सामने फिर दिखा सकता हूँ, वो पता चलेगा। तो मैच मेकिंग में अब इनके हस्बैंड का चार्ट है आपके पास? है। ठीक है, उसका उनका चार्ट खोल लीजिए अगर आप खोल सकते सर आई हैव अ क्वेश्चन। आपने जब ये सूर्य का प्रोग्रेशन किया तो वो सूर्य जहाँ D1 में बैठा है प्रोग्रेशन आपने वहां से शुरू किया ना? हैं। हाँ हाँ, ओके, लग्न से, सन का लग्न से नहीं? नहीं वहां से नहीं। अच्छा, अब एक और बात, कई मामलों में हमें देखने को मिलेगा प्रोग्रेशन जिस हाउस से हो रही है उस हाउस के पर्टेनिंग रिजल्ट मिलने लगे, यानी कि वीनस बैठा 5th हाउस में है
लेकिन वही वीनस जब कुछ देगा अगर चार्ट में और 11th हाउस से प्रोग्रेशन हो रही है या 10th हाउस से हो गई, तो वो वीनस प्रोफेशन में हमें प्रोग्रेशन करा देगा, यानी कि प्रोग्रेस दे देगा, प्रमोशन दे देगा। इनका लग्न क्या है, इनके हस्बैंड का, आलोक जी? एक में वो चार्ट खुल नहीं रहा है, वही देख ठीक रहा है, आप खोल लीजिए। था। हस्बैंड का कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न लग्न है उनका। हाँ, ठीक है। और मार्स कहाँ है? मार्च 5th हाउस में। नहीं नहीं, अच्छा, उनका मार्च नहीं, सॉरी, मार्च 7th हाउस में, लिब्रा में। तो 10th हाउस, मार्स 10th हाउस में है सैटर्न के साथ। तो लीब्रा में है ना 10th हाउस में, हाँ सैटर्न के साथ है। हाँ, सैटर्न के साथ दोनों रेट्रोग्रेड है। दोनों रेट्रोग्रेड है, मार्स और सैटर्न दोनों रेट्रोग्रेड है 10th हाउस में, इनका 7th हाउस। हाँ तो ये मार्स दोनों की लड़ाई की पक्की दोस्ती है ना फिर तो। हाँ बिल्कुल। और उस हिसाब से इनके हस्बैंड ही थोड़े कम पड़ेंगे, है ना? हाँ वो है, वो अभी तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन पक्की दोस्ती है, मतलब दुश्मनों वाली जो दोस्ती होती है ना, वो दोस्ती। हाँ तो हम ये सब चीजें मैच मेकिंग में अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो हम व्यक्ति को कैसे एक्चुअली बताएं? एक्चुअली जिस पंडित ने देखा, आई गॉट दैट हिस्ट्री, जिस पंडित ने देखा मैरिज 10 साल हो चुके हैं हाँ, मैरिज को, और जिस पंडित ने देखा बहुत रॉन्गली एडवाइस किया, विच आई टोल्ड देम कि यू हैव बीन एडवाइस रॉन्गली टू मैरी दिस पर्सन। अरे ये मैंने अरेंज मैरिज थी। अगर वो अरेंज मैरिज भी थी ना, तो अगर हम चार्ट को मैच करा लें उसकी एनर्जी के हिसाब से, कोई चार्ट रखे, हम्म, तो बात बन भी जाती है। एक तो मांगलिक दोष भी यहाँ आ रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ सेकंड हाउस में सैटर्न मून है, विष योग भी बनता है। विष योग बनता है एंड दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम तो फैमिली के मैं, घर में। ठीक है, और 6th हाउस में सन ताकत तो देता है, लेकिन कहीं पे मैंने पढ़ा भी था कि सन 6th हाउस कैन क्रिएट ब्रेकेज ऑफ मैरिज। हाँ क्रिएट करता है, सारे सारे मामलों में नहीं, लेकिन क्रिएट। नॉर्म तो सब मीट करते हैं ब्रेक करने के, लेकिन चल रही है अभी तक शादी। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि सन 6th हाउस में व्यक्ति को वैसा बनाता है ना, हाँ लड़ने को तैयार है ना वो व्यक्ति। हाँ, एकदम एकदम। वो बोलता है ना कि आपने मेरे ईगो को हर्ट किया, अब मैं दिखाऊंगा आपको। हम्म। तो वैसी स्थिति में तो फिर उस व्यक्ति से मैरिज क्या, किसी भी प्रकार का रिश्ता चलाना एक स्पेस के साथ ही अच्छा बन सकता है। दैट इज व्हाट आई टोल्ड देम। हमें बोला कि योर मैरिज कैन सर्वाइव अगर आप लोग दो डिफरेंट जगह में रहो हाँ, और आपस में मिलते रहो, आना जाना करते रहो, लेकिन एक साथ रह कर नहीं सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको। लेकिन चल रही है, अभी तक 2 साल हो गए, 2 साल से शी इज कंसल्टिंग मी। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सभी थैंक लोगों यू को। सर। थैंक यू। थैंक यू सर।